जमात इस्लामी हिंद की तरफ से कहा गया है कि नया साल सद्भावना का साल रहे सांप्रदायिक रूप से। महासचिव जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ बात करने के लिए सलीम इंजीनियर जी हैं। सर, जिस तरीके से आपने पैगाम दिया है, लगता है कि वाकई ही भारत के लिए, विश्व के लिए सांप्रदायिक सद्भावना 2025 में जो मुस्तकबिल के तौर पर देखा जा सकता है, भविष्य के तौर पर देखा जा सकता है, वो हो सकता है। बिल्कुल, 2024 का साल जो गुजरा है वो बहुत दुखद साल रहा है, बहुत हिंसा का साल रहा है। मॉब लिंचिंग हुई है, नफ़रतें फैली हैं, हेट स्पीचेस हुई हैं, आपस में मंदिर मस्जिद के विवाद पैदा हुए हैं। तो हम समझते हैं ये किसी देश के लिए और भारत जैसे बड़े देश के लिए ये बहुत ही अफसोस और चिंता की बात है। तो नया साल शुरू हो चुका है, हम देश के तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं भी देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि ये जो हमारा नया 2025 का साल है, ये सद्भावना का साल हो, प्रेम का साल हो, शांति का साल हो, न्याय हो और हमारे देश के किसी भी कोने में जहाँ भी डिस्टर्बेंस है, ख़ास तौर से मणिपुर का मैं जिक्र करना ज़रूर समझता हूँ कि वहाँ पिछले 1.5 साल से हिंसा नहीं रुक रही है, वहाँ शांति हो और जगह जगह ये जो नफ़रत का वातावरण फैलाया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकारें अपने दायित्व पूरा करें और पार्टियां जो है वो जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा करें। मीडिया भी नफ़रत को फैलाने के बजाय अच्छी जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाए और हमारी जुडिशरी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है अपना रोल अदा करे ताकि लोगों का न्यायपालिका में विश्वास जो है और मजबूत हो। तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि नागरिक भी कोशिश करें और जमात इस्लामी हिंद इसके लिए धर्म गुरुओं का एक मंच जो है बहुत पहले से बना हुआ है। उसको हम मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर से दिल्ली की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर दूर संभल है। संभल में हमने नवंबर की स्थिति देखी थी कि रविवार को किस तरीके से हिंसा हुई। उसके बाद लगातार जो मंदिर हैं वो लगातार मिल रहे हैं, उस पर अलग तरीके से हिंसा के बाद केस भी दर्ज किए गए हैं। उस मामले को किस तरीके से देखता है आपका संगठन? देखिए, संभल में जो हुआ इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संभल में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो है सर्वे का आदेश दिया गया और उसके बाद वहाँ के प्रशासन की जो वहाँ कमज़ोरियाँ रहीं और प्रशासन ने जिस तरह से पूरे मामले को डील किया और प्रशासन का जो वहाँ रवैया रहा, उसकी वजह से वहाँ के हालात भी बिगड़े। वहाँ 5 लोगों की मौत भी हुई और हिंसा भी हुई। वो सब दुखद है और उसके बाद जो हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा दुखद है कि उसके बाद एक बदले की भावना से, नफ़रत की भावना से वहाँ एक समुदाय विशेष को टारगेट करके वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, केस दायर किए जा रहे हैं, बुलडोजिंग हो रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बहुत से लोग डर की वजह से संभल से बाहर चले गए हैं। पुलिस में बराबर वहाँ मस्जिद के बराबर में एक पुलिस चौकी ज़बरदस्ती वहाँ बना दी गई है। लोगों पर कभी बिजली चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं पुराने 1978 के केस निकाले जा रहे हैं। तो ये सब किसी देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। सरकार जिस पार्टी की भी हो, उनको चाहिए कि उनकी निगाह में सारे नागरिक, सब समुदाय, सब धर्म के लोग वो बराबर रहने चाहिए। सवाल संभल में सिर्फ प्रशासन का है या शासन का भी है, सियासत का भी है? सांसद वर्ग के ऊपर भी कई तरह के मामले दर्ज हुए हैं, बिजली चोरी का मामला भी आया है। देखिए, हमारा टीम वहाँ पर गई है, वहाँ के लोगों से हमारा संपर्क है। पूरे मामला देखने के बाद हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर प्रशासन चौकस रहता और होशियार रहता और वो गलतियाँ न करता तो वहाँ का माहौल ख़राब नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि कम्युनल फोर्सेस के दबाव में जो फ़िरका परस्त जो एलिमेंट्स हैं, जो समाज में नफ़रत चाहते हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं और नफ़रत की सियासत करना चाहते हैं, ऐसे लोग इशारा राज्य सरकार के लोगों के दबाव में प्रशासन ने अपना सही किरदार अदा नहीं किया। हम प्रशासन को भी ये सुझाव देना चाहते हैं कि वो किसी पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने में मददगार न बने। वो संविधान के मुताबिक निष्पक्ष रूप से काम करें। किसी के दबाव में, किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत प्रशासन अगर काम करने लगेगा तो स्थितियां ख़राब होंगी। तो हम ये समझते हैं
कि संभल की जो घटना है हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और हम ये बात कहते आए हैं कि जहाँ कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में अगर उन्होंने चूक की है, गलतियाँ की हैं, उनकी भी पकड़ होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अगर विश्व के लिहाज से देखें, चाहे वो इजराइल का मामला हो, यूरोप के कई देशों में अब बुर्का बैन किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद स्थिति अलग रह रही है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी की पोशाक पर कोई बैन लगाना कि आप ये पहनेंगे और ये नहीं पहनेंगे, अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। ये लोगों की आज़ादी है और ये लोग चाहे तो बुर्का पहने चाहे तो ना पहने। ये कितनी संकीर्ण बात है कि आप वहाँ एक ख़ास लिबास पर जो है वो बैन लगा रहे हैं। ये तो लोगों की आज़ादी है। जी, गाज़ा की स्थिति हम देख रहे हैं पूरा 2023 के बाद से वहाँ जिस तरह का नरसंहार हो रहा है और वहाँ अस्पतालों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर जितनी बड़ी तादाद में लोग अब तक वहाँ मारे जा चुके हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। और ख़ुद बड़ी ताकत अमेरिका जो चाहे तो इस पूरे नरसंहार को रोक सकता है, लेकिन वो भी नहीं रोक रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी स्थितियाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2025 में हम उम्मीद करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वहाँ का नरसंहार रुके, वहाँ शांति हो और वहाँ फ़िलिस्तीनी नागरिकों को जो अधिकार मिलना चाहिए और जो उनको अपने राज्य का जो अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं बरसों से, वो उनको मिलना चाहिए। इसी तरह यूक्रेन और रशिया की जो वार है वो भी हम चाहते हैं कि 2025 में कम से कम वो रुके और पूरी दुनिया में। सवाल सर कि बजट भी आने वाला है, उसके लिए क्या उम्मीद? क्योंकि आप तो खुद इंजीनियर हैं, आपने कहा कि मजबूत होनी चाहिए आर्थिक स्थिति गरीबों की भी और शिक्षा पर अच्छा खर्च होना चाहिए। बेशक, देखिए, बजट हर साल हम बजट के पहले एक कंसल्टेशन यहाँ करते हैं और बाकायदा विशेषज्ञों से पूरी राय लेकर हम सरकार के लिए कुछ सुझाव हम तैयार करते हैं। इस बार भी हमने सुझाव बनाए हैं और उसकी जो खास बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन जो मेन बात है, एक तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन पर कम से कम 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए, जो मुश्किल नहीं है, वो हो सकता है अगर हमारी सरकार इच्छा शक्ति दिखाए। इसी तरह हमारी स्वास्थ्य जो योजनाएं हैं उस पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए और कम से कम 4% जीडीपी का हम स्वास्थ्य पर खर्च करें ताकि सबको अच्छा और सस्ता इलाज मिल सके। और इसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट आज 45% बढ़ गया है। 45% अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त और हमारे देश का नौजवान जो है वो रोज़गार चाहता है और देश को जो है नफ़रत और बंटवारे की राजनीति में उलझाया जा रहा है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो इन मुद्दों पर ध्यान दें और बजट ऐसा हो जिसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कमज़ोर तबकात के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष खर्च होना चाहिए। हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है, एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारे देश में बजट पर सिर्फ पूंजीपतियों और बड़े उद्योग वाले लोगों का ख्याल न रखते हुए आम लोगों के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जमात-ए-इस्लामी हिंद की तरफ से ये कहा गया है कि बजट पर ख्याल रखा जाए रोज़गार का, विश्व के अंदर, भारत के अंदर सद्भावना रहे और सद्भावना के आधार पर ही 2025 का साल मनाया जाए। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।